आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं ये अपने आप में कितने खोखले देश हैं। इनकी सरकारें बोलती कुछ और हैं लेकिन रियलिटी में ग्राउंड के ऊपर करती कुछ और है। ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के बारे में बात करेंगे कि उनसे हमको कितनी सारी उम्मीदें थी लेकिन उन्होंने भी भारत को अभी तक डिसअपॉइंट किया है और हमें निराशा दी है और अब वो उल्टा भारत के ऊपर ही भारी पड़ रहे हैं। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि भारत सरकार किस तरह से आज की डेट में डंके की चोट के ऊपर रशिया का सारा माल उठा रही है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन हाँ, आपको इसमें काफी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में। आपको याद होगा रशिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद अमेरिका के बाद ब्रिटेन ही वो देश था जो रशिया को लगातार क्रिटिसाइज कर रहा था और जिसने रशिया के ऊपर कड़े सैंक्शंस लगाए थे। ब्रिटेन के मिनिस्टर्स इवन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी सुबह शाम उठकर रशिया को गालियां दिया करते हैं। यूक्रेन के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए ऋषि सुनक यूक्रेन भी गए थे और वहां पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग करके उन्होंने काफी सारे फोटोज खिंचवाए थे। इसके अलावा ब्रिटेन ने रशिया की गवर्नमेंट के ऊपर अभी तक कई सारे स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए हैं। ब्रिटेन में कई सारे रशिया के एसेट्स और रशियंस की प्रॉपर्टीज को ब्रिटिश सरकार ने अभी तक सीज कर लिया है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने अनाउंस किया है कि वो आज के बाद रशिया से कभी भी एनर्जी इंपोर्ट्स नहीं करेंगे, यानी कि रशिया से ना ही क्रूड ऑयल परचेज करेंगे ना ही रशिया की नेचुरल गैस। अभी कुछ ही दिन पहले ऋषि सुनक ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरून को यूक्रेन भेजा था और डेविड कैमरून ने यूक्रेन में जाकर ये घोषणा की थी कि यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन आज की डेट में जो भी अपने हथियार और एम्यूनिशन यूक्रेन को दे रहा है, आज के बाद यूक्रेन उनका इस्तेमाल रशिया की टेरिटरी के अंदर हमला करने के लिए भी कर सकता है। अब ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि ब्रिटेन रशिया के कितने खिलाफ है और रशिया के खिलाफ लड़ाई में बहुत ही सीरियस है और वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि इस युद्ध में रशिया की जीत हो। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आज की डेट में वही कर रही है जो भारत और चाइना कर रहे हैं, रशिया से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज करना। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। कई सारे कड़े सैंक्शंस के बावजूद रशियन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आज की डेट में ब्रिटेन पहुंच रहा है। एक डेटा के मुताबिक ब्रिटेन का 5 से 7% क्रूड ऑयल आज की डेट में रशियन ओरिजिन का है। अब पिछले साल ब्रिटेन का टोटल एनर्जी बिल था 117 बिलियन पाउंड्स, जो कि यूएस डॉलर्स में 148 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इसका मतलब है कि आज की डेट में 10 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल जो ब्रिटेन के अंदर एंटर हो रहा है वो रशियन ओरिजिन का है, जिसका मतलब है कि ब्रिटेन की सरकार का 10 बिलियन डॉलर्स आज भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर के ऊपर रशिया के पास जा रहा है। देखा जाए तो इस 10 बिलियन डॉलर से भी रशिया की मदद ही हो रही है। अब ऋषि सुनक को भी पता है कि रशियन क्रूड ऑयल सैंक्शंस में लूपहोल के कारण लगातार ब्रिटेन के अंदर आ रहा है, लेकिन वो इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। पब्लिकली रशिया को रोज सुबह उठकर गालियां देते रहो और अंदर ही अंदर उसी रशिया से सस्ते दाम के ऊपर क्रूड ऑयल और सस्ती नेचुरल गैस परचेज करते रहो। अब ये दोगलापन नहीं तो क्या है। अब बात करते हैं भारत और ब्रिटेन के बारे में। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस चल रही हैं उनमें अब तेजी देखने को मिलेगी और बहुत ही जल्द दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि दोनों देश कई सारे गुड्स और प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी हटा देते हैं या तो ना के बराबर कर लेते हैं। टैक्सेस में कंसेशन दी जाती है ताकि दोनों देशों के बीच ट्रेड को प्रमोट किया जाए। अब खबर आ रही है कि ऋषि सुनक गवर्नमेंट अपने कुछ डिमांड्स को लेकर भारत के सामने अड़ियल रुख अपना रही है। कुछ डिमांड्स को लेकर ब्रिटेन की सरकार भारत के सामने झुकना ही नहीं चाहती है, जिसके कारण ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और भी आगे डिले होता जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो इस समय आर्टिकल है वो एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस पॉलिटिको का है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि सुनक भारत और ब्रिटेन के बीच साइन होने वाली ट्रेड डील के ऊपर काफी सख्ती दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो इस साल का इलेक्शन ही क्यों ना हार जाए। ऋषि सुनक इस ट्रेड डील से साबित करना चाहते हैं कि बेशक ये डील साइन करने से उनको अच्छा पीआर मिल जाए, लेकिन वो ब्रिटेन के लिए एक बुरी डील बिल्कुल साइन नहीं करेंगे। दरअसल ब्रिटेन के पिछले प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के समय ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ 2 ट्रेड डील साइन की थी, जिसको लेकर उनकी आलोचना हुई थी और कहा गया था कि इन दोनों देशों के साथ ट्रेड डील में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन देशों को ज्यादा फायदा होगा। और बोरिस जॉनसन की लीडरशिप में भारत और ब्रिटेन की ट्रेड डील भी साइन होने ही वाली थी। साल 2022 में दिवाली की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन दिवाली से ठीक 4-5 महीने पहले बोरिस जॉनसन को अचानक से यूके में अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और वो प्रधानमंत्री पद से हट गए थे, वरना उस साल भारत और ब्रिटेन के बीच भी किसी न किसी तरह ये ट्रेड डील साइन हो ही जाती। अब ऋषि सुनक ने ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या किया कि भारत और ब्रिटेन के बीच जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर सहमति बन गई थी उनके ऊपर भी सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे कई सारे की पॉइंट्स थे जिसके ऊपर बोरिस जॉनसन के समय भारत और ब्रिटेन के बीच सहमति बन गई थी, लेकिन आज ऋषि सुनक के अंडर वो मुद्दे अब दोबारा से रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उनके ऊपर अभी भी मतभेद है। अब जो ये भारत और ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है ये ऋषि सुनक के कार्यकाल का पहला ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इसलिए ऋषि सुनक ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड एग्रीमेंट वाली गलती भारत के साथ नहीं की है और जो ट्रेड डील उन्होंने भारत के साथ साइन की है वो लॉन्गर टर्म में ब्रिटेन के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऋषि सुनक क्योंकि भारतीय मूल के हैं, इसलिए उनके ऊपर इस समय इस बात का बहुत ही ज्यादा प्रेशर है कि वो भारत के साथ जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें वो ब्रिटेन के पक्ष में हो। उसमें ऐसा नहीं लगे कि उन्होंने भारत के साथ तरफदारी की है और भारत को ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। इसी के कारण भारत और ब्रिटेन के बीच साइन होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अब ठंडा पड़ते दिखाई दे रहा है। अभी हमने 2 केसेस देख लिए हैं, एक अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का और दूसरा ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का। दोनों केसेस से हमें सीख मिलती है कि जब भी भारतीय मूल का व्यक्ति किसी दूसरे देश में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो भारत के ऊपर नरमी बरतेगा। कमला हैरिस ने भी भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत करने के लिए कोई भी भूमिका नहीं निभाई। अपने कैंपेन के दौरान वो भारत की कई सारी स्टोरी सुनाती थी, बताती थी कि भारत उनके लिए स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन वो सब कुछ अमेरिका में भारतीय मूल के वोटर्स के वोट हासिल करने के लिए था। ऑफिस में एंटर होने के बाद भारतीय मूल के ये लीडर्स उल्टा भारत को फायदा दिलाने या फिर भारत के ऊपर नरमी दिखाने से ज्यादा कहीं ना कहीं भारत को नुकसान ही दिलाते हैं, क्योंकि इनको उस देश के प्रति अपनी वफादारी दिखानी होती है। अभी चलो ब्रिटेन की बात थी, जो कहता कुछ और है और करता कुछ और। अगली खबर आ रही है भारत और रशिया को लेकर। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि अकेले भारत ही रशिया की सारी टेंशन दूर कर लेगा। दरअसल पिछले महीने अप्रैल के लिए भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट का डेटा सामने आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अप्रैल महीने में टोटल जितना भी क्रूड ऑयल परचेज किया था उसका 40% यानी कि 40% हमने अकेले रशिया से ही परचेज किया है। मार्च महीने में भारत ने अपना 30% क्रूड ऑयल रशिया से परचेज किया था, यानी कि एक ही महीने के अंदर 10% का जंप। एंड इसके पीछे का कारण है रशिया से मिलने वाला डिस्काउंट, जो कि आज तक जारी है। अप्रैल महीने में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश था इराक, और अप्रैल महीने में हमने इराक से अपना 17% क्रूड ऑयल परचेज किया था। वहीं पर थर्ड के ऊपर था सऊदी अरब, फोर्थ के ऊपर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, और फिफ्थ के ऊपर अमेरिका। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद से भारत की एक ही पॉलिसी थी, हमें जहां से सस्ता क्रूड ऑयल मिलेगा हम वहीं से परचेज करेंगे, फिर चाहे वो रशिया में सप्लाई करे या फिर मिडिल ईस्ट का कोई अरब देश। अब रशिया के साथ भारत के रिलेशंस की बात करें तो यूक्रेन युद्ध के बाद वो भी थोड़े डीरेल हुए हैं। नो डाउट भारत और रशिया के बीच ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ गया है। रशिया क्रूड ऑयल बेचकर भारत से पैसे कमा रहा है, तो भारत भी रशिया से डिस्काउंट लेकर अपने पैसे बचा रहा है, कई बिलियन डॉलर्स की बचत कर रहा है। लेकिन इस बीच रशिया और चाइना ये दोनों देश काफी क्लोज आ गए। पिछले कल रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फिर से चाइना की विजिट के ऊपर पहुंचे हैं, और यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद पुतिन ऑलरेडी 2-3 बार चाइना के दौरे के ऊपर जा चुके हैं। वहीं पर अगर भारत की बात करें तो भारत और रशिया के बीच हर साल एक एनुअल समिट हुआ करता था, जिसके लिए एक साल भारत के प्राइम मिनिस्टर रशिया जाते थे और अगले साल रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आते थे। पिछले 3 साल से वो समिट भी नहीं हुआ है। लास्ट ईयर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रशिया में इनवाइट किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां भी नहीं गए। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करूंगा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ये काफी कॉम्प्लेक्स चीज होती है। यहाँ पर जो दिखाई देता है अक्सर वो अंदर से होता नहीं है, और जो दिखता है वो बस एक दिखावा होता है। वैसे आज की डेट में भारत की जो विदेश नीति चल रही है, दूसरे देशों के साथ जो भारत के रिलेशंस हैं और डिप्लोमेसी में जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने काम किया है, उसको लेकर आप मोदी सरकार को कितनी रेटिंग देंगे, यानी कितने नंबर देंगे? 10 में से 10, 9, 8 या फिर उससे भी कम? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।